नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली से जुड़ी खबर की। सोनिया गांधी के घर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के साथ मंथन किया। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन भी दिया है। बैठक में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। मंथन से क्या अमृत निकलेगा, इसी पर हर किसी की नजरें हैं। दिल्ली में बड़ी बैठक सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है और दिग्गज पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और साथ ही साथ और भी बड़े वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं। मंथन जारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन भी दिया। उस प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखा है और लगातार बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। 2023 के चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए मंथन कांग्रेस कर रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशरफ, मंथन लगातार जारी है कांग्रेस का, आखिर अभी क्या स्थिति, कोई अपडेट्स इस मामले में मिल पा रहे हैं क्या? रितु, देखिए, जब बैठक शुरू हो चुकी है और करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है बैठक शुरू हुए, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। लेकिन हाँ, जो सूत्र हमारे हैं वो यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया है कैसे छत्तीसगढ़ में वापसी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनके सहारे कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाए, उनके सहारे कैसे रणनीति बनानी है, किन मुद्दों के साथ कब चलना है, कहां पर किन नेताओं को मैदान में उतारना है, ये सब पहलुओं पर यहां पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, इसके अलावा सोनिया गांधी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अंबिका सोनी हैं, मुकुल वासनिक हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, ये सब लोग सभी देख रहे हैं। और फिर इस प्रेजेंटेशन में जहां कुछ कमियां नजर आ रही हैं, कुछ सवाल तो लोग जो बड़े नेता हैं जैसे मुख्यमंत्री हुए भूपेश बघेल, तो वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों और इसका क्या किया जा सकता है। तो वो सब चीजों का जवाब प्रशांत किशोर यहां पर दे रहे हैं और ये बैठक अभी करीब 1 घंटा और जारी रहने की उम्मीद है। ऋतु, अशरफ, कौन कौन से नेता आखिर इस बैठक में मौजूद हैं? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के तो हैं ही हैं, राजस्थान के भी हैं और भी कई दिग्गज जो बड़े नेता मौजूद हैं। देखिए, सबकी निगाहें जो हैं इस वक्त इस पर है कि क्या मंथन से अमृत निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। जो प्रेजेंटेशन दिया है और जो बातें हो रही हैं उसको लेकर क्या समझ पा रहे हैं आप, आखिर कैसी स्थिति हो सकती है? क्या इस बार कुछ अलग तरह से रणनीति तैयार की जाएगी? प्रशांत किशोर ने एक तरह से जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए, रणनीति जो है अलग तरह से ही शुरू की जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छे खासे 71 विधायक उनके पास आज की डेट में हैं, तो वो मजबूत स्थिति में नंबरों के हिसाब से नजर आती है। लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो आपको जनता के नब्ज को पहचानना पड़ता है कि जनता क्या चाहती है, उसका मूड क्या है। तो वो सब चीजों को तय यहाँ पे प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव जिताया, बिहार में चुनाव जिताया, इसी के चलते अब कांग्रेस उनको छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकारें वापस बनाने के लिए उनकी मदद ले रही है। वो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको समझा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, उसका मूड क्या है, आपको किस तरह से चुनाव मैदान में उतरना है। क्योंकि अब जो चुनाव है पारंपरिक चुनाव नहीं रहे, इसमें तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अशरफ, खासकर ये जो प्रेजेंटेशन देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो ये 4 दिन में तीसरी बार जो बैठक हुई है, क्या वाकई में लगता है इनकी प्रेजेंटेशन से बेड़ा पार होगा? बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा प्लीज।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता का मूड बताएगा। लेकिन हाँ, अभी तक तो जो प्रेजेंटेशन दिया है उससे कुछ काफी हद तक का कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो संतुष्ट है। उन्हें लगता है कि हमारी नैया 2023 में जरूर पार हो जाएगी और इसी के सहारे हम 2024 भी चुनाव जीत सकते हैं। ऋतु, चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। और दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल गए हैं। रायपुर में कहा कि गोधन न्याय योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो वहीं कोयले की कमी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से देश में कोयला संकट पैदा हुआ है। कुछ राज्यों में मात्र 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। आने वाले दिनों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। अच्छी बात है, पूरा देश खरीदे। और ये जो समस्या है आज छुट्टा जानवर से, आवारा पशु से लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो इससे निजात का रास्ता यही है कि उसकी गोबर खरीदी जाए, चारा की व्यवस्था हो और जो छुट्टे जानवर है उसके रहने की भी व्यवस्था हो। पर सवाल उठाते थे वही लोग, आज वही लोग इस योजना को भी अपना रहे हैं। अब यहाँ के भाजपा के नेता बताएं कि वो जब वहाँ ऐसा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जब छत्तीसगढ़ की नकल कर रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए। सर, राहुल जी ने भी ट्वीट किया है कि सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मोदी जी। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लॉटरी थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है, न राज्य सरकार को ये लोग खदान अलाट करे ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूजर हैं उसको। आज जो पावर प्लांट कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसका अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। आज स्थिति क्या है, उसके कारण से आज यदि राज्यों के कोयले की बात करें, देश के अंदर की जो कोयला है वो 3000 से 4000 रुपये प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15,000 से 20,000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। तो बहुत सारे राज्य की स्थिति है कि वो राहुल जी ने तो एवरेज में 8 दिन का बताया है, वो 3 दिन 4 दिन, किसी राज्य में तो 1.5 दिन का है। तो कोयले की स्थिति बहुत खराब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके सवालों का क्या जवाब देना जिन्होंने कुर्सी के लिए दल बदल कर दिया। सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें।
रायपुर से बड़ी खबर है। दिल्ली से आज शाम को रायपुर लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली से लौटने के बाद राशि का ट्रांसफर करेंगे। 6 बजे गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री पशुपालकों के खाते में पैसा डालेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कल प्रदेश के दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये जानकारी दी है। प्रदेश में नई सड़कों की बड़ी सौगात दे सकते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। चिल्फी घाटी में जाम लगा है। एक्सीडेंट के बाद लंबा जाम लगा। दोनों और ट्रकों की लंबी कतारें लगी। जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जाम से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे भी बाधित रहा। जाम की तस्वीरें हैं। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे बाधित रहा। कवर्धा की तस्वीरें हैं। चिल्फी घाटी में लंबा जाम लगा रहा और लोग परेशान होते रहे। एक्सीडेंट के बाद लंबा जाम लग गया। दोनों और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जाम खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। जाम से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे भी बाधित हो गया। तो एक एक्सीडेंट के बाद जाम की ऐसी स्थिति आपके सामने है, जहां पर लंबी लंबी कतारें ट्रकों की दिख रही हैं। जाम से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे भी बाधित रहा। पुलिस के पसीने छूट गए जाम को खुलवाने में। कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिल्फी घाटी में लंबा जाम लगा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। एक एक्सीडेंट के बाद ये लंबा जाम लग गया। दोनों ओर से ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। और वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत की गई। पसीने छूट गए पुलिस के भी इस जाम को खुलवाने में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, कैसे हुआ आखिर एक्सीडेंट और क्यों इतना बड़ा जाम लगा हुआ था? मनीष, सुन पा रहे हैं आप? मनीष, शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको कवर्धा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक्सीडेंट के बाद जाम की स्थिति निर्मित हो गई और नेशनल हाईवे तक बाधित रहा। लंबी लंबी कतारें ट्रकों की साफ दिखाई पड़ती हैं। लोग परेशान रहे कई घंटों तक। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और पुलिस के भी पसीने छूटे इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा बिजली कर्मचारियों का आंदोलन और तेज हो चुका है। भूख हड़ताल पर अब बैठे हैं संविदा बिजली कर्मचारी। 3 दिन तक भूख हड़ताल पर रहेंगे और पिछले 42 दिनों से धरने पर ये संविदा कर्मचारी बैठे हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे हैं और अब जो है भूख हड़ताल पर ये कर्मचारी चले गए हैं। ये भूख हड़ताल 3 दिन चलेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, 42 दिन हो चुके हैं इन कर्मचारियों को हैरान परेशान हो रहे हैं। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी माथा पीट रहे हैं, कभी भूखे बैठ रहे हैं। आखिर इनका कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? कोई मौके पर क्यों नहीं पहुंचता? कोई आश्वासन क्यों नहीं देता? क्या स्थिति लग रही है अभी भी? जी देखिए, जो आंदोलनकारी हैं वो अपने आंदोलन के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं। बावजूद इसके जो विद्युत विभाग है इनकी कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। 42 दिनों तक ये लगातार
आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 3 दिनों तक ये जो है अन्न त्याग करके प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। अलग अलग तरीकों से ये प्रदर्शन करते हैं, कभी अर्धनग्न हो करके, कभी माथा पटक करके, तो कभी जिस तरह से जल समाधि लेकर के प्रदर्शन करते हैं। इन्होंने घुटने भी टेके हैं और गुलाटी बीमारी है, लेकिन बावजूद इसके इनके जो मांग है वो सुनी नहीं जा रही है। और यही कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और उसके साथ ही साथ विद्युत कटौती भी हो रही है और इन अव्यवस्थाओं के बीच विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन दे रहे हैं, आम जनता परेशान है, लेकिन उनकी मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही है। जी युगल, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टे को लेकर सटोरियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। सट्टेबाजी में यश बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत सामने आने के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। पुलिस की जांच में कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। पुलिस की नजर और भी कई प्राइवेट बैंकों पर है। इन बैंकों को पुलिस ने नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी। फर्जी खाता खुलवाने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि सट्टे के अवैध कारोबार में कई बैंक के कर्मचारी शामिल हैं। पर कुछ दिनों पूर्व एक प्रार्थी थाने में आकर शिकायत करता है कि उसके कंसेंट के बगैर उसके अकाउंट को यस बैंक के लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसमें भारी मात्रा में पैसे का ट्रांजैक्शन मूवमेंट हो रहा है, जबकि इन्होंने बार बार वहां जाकर आवेदन और रिक्वेस्ट किया है कि उस अकाउंट को सीज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। बावजूद उसके उनके साथ मारपीट भी की गई। उसी पर से सुपेला थाना में यस बैंक के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब इस अपराध की विवेचना आरंभ की गई तो एक सिंडिकेट सामने आ रहा। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश में तापमान 44 डिग्री के पास पहुंच चुका है। रायगढ़ का तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं बिलासपुर का तापमान 43.9 डिग्री, वहीं राजधानी रायपुर में पारा 42.8 डिग्री पर पहुंच चुका है। राजनांदगांव में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा है। पेंड्रा और दुर्ग में पारा 42 डिग्री से ज्यादा है। अंबिकापुर में 41.8, जगदलपुर में 38.5 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। तो गर्मी लगातार बढ़ रही है। लोग हलाकान हैं, परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी से। रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा है। छत्तीसगढ़ में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान है, हलाकान है और छत्तीसगढ़ में लू जैसे हालात हैं। कई जिलों के तापमान 43 डिग्री से अधिक चला गया है। वहीं सबसे अधिक तापमान छत्तीसगढ़ में रायगढ़ का दर्ज किया गया है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिलासपुर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर, दुर्ग, कांकेर 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती हुई धूप से लोग बचने के लिए जो जहां पा रहा है वहीं छांव का सहारा ले रहा है। और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में और भी तापमान है, उसमें बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। वहीं बस्तर है, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वहां पर कुछ मौसम में ठंडक जरूर है क्योंकि वहां पर नमी युक्त हवा आ रही है, लेकिन गर्मी से हर व्यक्ति परेशान है। यहाँ तक के जीव जंतु भी भीषण गर्मी से परेशान है और उन्हें भी जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी है और ये देखा जा रहा है कि गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। संजय मानिकपुरी रायगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गर्मी ने हलाकान कर दिया है लोगों को और दोपहर के बाद तो शायद वहां पर सन्नाटा पसरा होगा क्योंकि रायगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी और लू चल रही है। जी रोनू, पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण लोगों का मुश्किलें बढ़ गई है
उमस बढ़ने के कारण गर्मी का भी ज्यादा असर देखा जा रहा है। शहर में जो है वो दोपहर में दुकानदार हो या शहर जो जरूरी काम वाले हैं वो लोग नहीं निकल रहे, शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग ये देखा जा रहा है कि जो दुकानें हैं वो दुकानदार शटर गिराकर अंदर पे दोपहर में आराम कर रहे हैं और लोग जो है शाम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जो जरूरी काम है वो निपटा सके। हालांकि जो उमस से है और गर्मी से है लोगों को शाम के बाद भी निजात नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस जो तापमान रहा जिससे लोग हलाकान हो गए। काफी गर्मी जो है लगातार बढ़ते जा रहा है जिससे शहर में लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। गर्मी से लोगों को जो असर हो रहा है इस तरीके से जब गर्मी की बात करें तो शहर में लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। वाकई गर्मी बढ़ रही है और लोग अब हलाकान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और बारिश की जिस तरह से संभावना जताई गई है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा तो शायद कुछ देर के लिए राहत मिले पर फिर वही सबसे ज्यादा उमस देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए संजय। इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक